एक अगर अगर मतलब घर बना रहे हैं, आप हाउस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो घर में आपको सबसे पहले क्या करेगी, ईंट की ज़रूरत होगी। इसके साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम एक यूनिट्स की बात करें तो घर के एक दीवार के लिए अगर सबसे पहले ईंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, घर बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए हमें क्या करें, ईंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसी से रिलेट करके अगर हम पढ़ें, तो आज हम एक्चुअल में पढ़ने वाले क्या हैं कि इस मतलब हम एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्लास नाइन्थ है हमारा। ठीक है, तो अगर हम एटम्स की बात करें, हम पहले सबसे पहले एटम लेते हैं। तो एटम क्या है एक्चुअल में, कि किसी भी सब्सटेंस, अगर आपके पास मैटर है, मैटर आपको पता है कि मैटर क्या है, इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से मिलके बना है, मैटर से बना है। तो मैटर चाहे तो आपका तीन चीज़ों में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैसेस हो सकता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें में जब अब मैटर की बात करेंगे अगर हम, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर मैटर की बात करें, मैटर का जो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, वो किस चीज़ से बना होगा। जिस तरह से एक मकान का एक दीवार बनाने के लिए हमें, अगर हमको एक ईंट जोड़ जोड़ करके, बहुत सारे ईंटों को जोड़ कर एक दीवार खड़ा करते हैं, उसी तरह से एक मैटर को तैयार करने के लिए, एक मैटर जब बनता है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स, किसका, एटम का, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर के क्या बनता है, एक एटम्स तैयार होता है। यानी एक मैटर तैयार होता है, तो मैटर में बहुत सारे एटम्स मिलकर के तब तो मैटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आपके पास अगर मान लीजिए आयरन है, आयरन का एक रड है, तो उस रड में बहुत सारे एटम्स हो सकता है, बहुत सारे, करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है। मतलब एक आयरन का रड तैयार करने के लिए बहुत सारे एटम्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से एक दीवार को तैयार करने के लिए बहुत सारे ईंटों की ज़रूरत होती है। एक हमारा एक यूनिट, हम इसको मान सकते हैं कि एक ईंट है। तो उसी तरह से मैटर के लिए हमारा एक आयरन की अगर रड की बात करें तो उसमें बहुत सारे एटम्स हो सकता है। तो एटम जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि एटम जो एक ग्रीक वर्ड है, और इस एटम्स का जो मीनिंग होता है वो जो होता है अनकटेबल। ठीक है, अब हम एक चीज ये कह सकते हैं कि एटम, अगर हम एक केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोलें तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, किसी कोई भी पदार्थ का वो छोटे से छोटे यूनिट्स जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी केमिस्ट्री हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो किसी भी पदार्थ का या किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल या छोटा से छोटा यूनिट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। ठीक है, इसको हम एटम्स कहते हैं। हाँ, तो एटम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एटम क्या है, कि किसी भी साधारण पदार्थ का सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्वों के गुण होते हैं। यानी हम एटम्स को या परमाणु को कह सकते हैं कि ये किसी भी पदार्थ का एक छोटा सा इकाई है, यानी छोटा सा एक यूनिट है। जिस तरह से दीवार बनाते हैं, उसका छोटा सा यूनिट क्या होता है, एक ईंट को मान सकते हैं। तो उसी तरह से हम एटम्स की बात करेंगे तो एटम क्या है, किसी भी मतलब पदार्थ का या फिर एलिमेंट का सबसे छोटा इकाई यानी घटक होता है, और ये रासायनिक तत्वों के गुण होते हैं, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, और पहले के जो वैज्ञानिक आए थे उसने कहा कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी अगर मेरे पास एटम है तो इस एटम एक इतना छोटा सा पार्टिकल है, इतना छोटा सा घटक है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इसको गलत साबित किया, यानी बाद में कहा कि नहीं, इसको विभाजित किया जा सकता है। कैसे कि पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने आकर के प्रोटॉन का खोज किया,
और फिर जेम्स चैडविक ने आकर के न्यूट्रॉन का खोज किया। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, यानी आवेश इसका नेगेटिव होता है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा ये न्यूट्रन ये 0 होता है। ठीक है, ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अगर एटम है हमारे पास, इसको मान लेते हैं, तो इस ये हमारा एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट्स होते हैं, इस तरह से ऑर्बिट होते हैं, और इस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा ऑर्बिट हो गया, जिस ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और अगर हम इसकी अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में रहता है। अब उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट में घूमता है। और सॉरी, यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी हमारा न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, तो जब हम अगर हम एटॉमिक मास जब निकालेंगे तब हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं N+P, यानी न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को जब जोड़ेंगे तो हमारा एटॉमिक मास निकलेगा। हाँ, अगर परमाणु की अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो उसको हम किस में नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं। यानी अगर हमारे पास 10⁻⁹ मीटर हो तो वो होता है यानी नैनोमीटर, यानी 10⁻, यानी नेगेटिव पे ध्यान दीजिएगा कि 10⁻⁹ मीटर होता है। यानी हम अगर यहाँ पे अगर करें तो 1/10⁹। ठीक है, ये मीटर मिल करके तब जा करके बन जाता है 1 नैनोमीटर बनता है। तो अगर हम 1 मीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर हो सकता है, तो 1 मीटर में आपका 1 मीटर होता है आपका 10⁹ नैनोमीटर, यानी 1 मीटर में आपका 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो होता है वो इसका जो रेडियस यानी त्रिज्या होता है वो 10⁻⁻1 नैनोमीटर होता है हाइड्रोजन का। और वहीं पे अगर वाटर की बात करेंगे, जल की बात करेंगे तो 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। वहीं पे अगर दूसरा सैंड की बात करेंगे तो 10⁻⁴ नैनोमीटर होता है। यानी 1 नैनोमीटर बराबर आपका होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो और भी ये, जैसे कि हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻1 नैनोमीटर दिया हुआ है। जब हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर में आ जाएगा। तो इतना में हम कर सकते हैं। हाँ, अब हम मॉडर्न एक सिंबल की बात कर रहे हैं, एटम का सिंबल कैसे है तो उस तरह से बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न सिंबल में क्या था कि पहले ये हाइड्रोजन को मतलब इस तरह से दिया जाता था। ठीक है, सर्किल बना करके इस तरह से, तो हम इसको इंडिकेट, ये सिंबल है, इस सिंबल के द्वारा हम पहचानते थे कि ये हाइड्रोजन है। पूरा हाइड्रोजन नहीं दिखता था, ये एक सिंबल दे दिया जाता था, इस तरह से सर्किल करके एक डॉट दे देता था, ये सिंबल हाइड्रोजन का था। और ये फॉस्फोरस का है, ये ऑक्सीजन का एक सर्किल बना दिया जाता है, और कॉपर का फिर ये सर्किल करके ऐसे दिया जाता है। तो अभी फिर मॉडर्न में ही फिर एक अभी जैसे कि अब हम इस तरह का सर्किल बना के ऐसे नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन का अब पहला वाला जो कैपिटल लेटर है उससे ये लिख देते हैं, ये हो जाता है। तो जो फॉस्फोरस का पी होता है तो पी लिख देते हैं पहला वाला लेटर से। तो कभी पहला वाला लेटर और दो को मिला करके भी दिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन के लिए ओ दिया जाता है, कॉपर के लिए सी हो गया। ठीक है, इस तरह से दिया जाता है, कॉपर के लिए सी। अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का सी हो जाता है और कॉपर का सी हो गया। इसी तरह से अगर जल की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर तो अलग चीज़ है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ पे H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है।